हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघा एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। बिफोर वी कंटिन्यू, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप एक ही जगह पे जेआईबी एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा ई बुक का। उस पे आप क्लिक करके अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी देंगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी पे फिर वो फाइल्स रिसीव हो जाएंगी। सो वो जो फाइल्स हैं इस टाइम पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी समय कम है तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे ही फोकस करना है। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने न्यूमेरिकल सेशन पे। वन थिंग आई वांट टू क्लेरिफाई इज कि जिन लोगों को न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो ऐसा नहीं है कि पीपीबी का जो पेपर है वो बिना न्यूमेरिकल्स के क्लियर नहीं हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 7-8 न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। 10-12 नंबर का पेपर होगा न्यूमेरिकल का। बाकी ऑलमोस्ट 90 मार्क्स का जो पेपर है वो तो थ्योरेटिकली होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि आप न्यूमेरिकल्स मिस नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट आई वुड रेकमेंड नाउ कि आप सिर्फ ये सेशन देख लो न्यूमेरिकल्स के लिए। इसमें मैंने डुएबल न्यूमेरिकल्स रखे हैं, क्योंकि पेपर में देखो एक दो न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो छोड़ने वाले ही होते हैं, लेकिन ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम 10-11 न्यूमेरिकल्स में से अगर आप 4-5 भी आप अगर समझ लेते हैं, बिल्कुल इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, तो भी वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। लेकिन ज्यादा लोड नहीं लेना आपको न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। एबीसी जो है कंपनी है, माइक्रोस एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, एमएसएमईज में एमएसई है वो। वो मैन्युफैक्चर करते हैं मोल्डेड प्लास्टिक हाउस होल्ड गुड्स, जैसे बाल्टी मग्स वगैरह वो मैन्युफैक्चर करते हैं। उन्हें वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। उनका एनुअल टर्नओवर 2021-22 में 80 लाख रुपए है, और ये प्रोजेक्टेड है कि आगे अभी 25% ग्रोथ हो जाएगा 2022 और 23 के अंदर। तो अभी हमें बताना है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा इस कंपनी का, और बैंक उसमें से कितना फाइनेंस करेगा। देखो, जहां पे 5 करोड़ तक का एमएसई का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, 5 करोड़ तक का, वहां पे टर्नओवर मेथड यूज करने के लिए बोला जाता है। तो टर्नओवर हमें हमेशा ये बोलता है, टर्नओवर मेथड, कि जितना भी आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, फ्यूचर में कितना होने वाला है। तो अभी 80 लाख है, फ्यूचर में 25% ग्रोथ अगर हम लगा लें तो 100 लाख का आपका टर्नओवर होने वाला है। तो जितना भी आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर होगा उसका 25% आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। ये मतलब बिल्कुल स्ट्रेट करना है, इसमें कुछ और लॉजिक नहीं है। जितना भी आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है उसका 25% निकाल लो, वो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप टर्नओवर का 20% निकाल लो तो 20% जो है वो आप मैक्सिमम बैंक से फाइनेंस करवा सकते हो। 5% जो है आपको खुद से वो मार्जिन अरेंज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछा है, वो कितना हो गया 25 लाख। टर्नओवर कितना हो गया, अभी 80 लाख है। फ्यूचर में अगर हम 80 लाख का 125% कर दें, ठीक है, तो 100 लाख हो गया। 25% ग्रोथ हो जाएगा ना। तो या तो 25% अलग से कैलकुलेट करके ऐड कर लो, या फिर ऐसे कैलकुलेट कर लो, फ्यूचर में 100 लाख होने वाला है। अब सीधा सीधा इसका 25% कितना हुआ, 25 लाख रुपया, वो आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। और इसमें से बैंक कितना फाइनेंस कर सकता है, मैक्सिमम 20 लाख फाइनेंस कर सकता है। 5 लाख आपको मार्जिन खुद से अरेंज करना है। ये आपका टर्नओवर मेथड है। ठीक है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। कुछ भी होगा आपको बस ये देखना है पेपर में पूछा क्या गया है। अगर ओवरऑल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछा गया है तो टर्नओवर का 25%। अगर ये पूछा गया है कि इसमें से बैंक कितना फाइनेंस करेगा, टर्नओवर का 20%। अगर पूछा जाएगा आपको खुद से मार्जिन कितना मेंटेन करना है, तो टर्नओवर का 5%। बिल्कुल इसको एकदम घोल के पी जाओ, सबसे आसान एमसीक्यू होगा ये। दूसरा है, मेसर्स अल्फा टेक सॉल्यूशंस इज एन आईटी कंसल्टिंग फर्म, द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर इज 200 lakhs। इसमें ऑलरेडी बता रखा है कि प्रोजेक्टेड फ्यूचर में 200 लाख यानी कि 2 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो अभी अवेलेबल नेट वर्किंग कैपिटल 8 लाख है। मतलब बोरवर जो है जिसको रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की, उसके पास ऑलरेडी 8 लाख है अभी। कहते हैं अब आप बताओ कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसका कितना है, मार्जिन मनी यानी कि खुद से उसको और कितना अरेंज करना है। 8 लाख तो है ही है, और तो नहीं अरेंज करने की जरूरत। और बैंक कितना फाइनेंस करेगा। तो मैंने आपको क्या बोला, ये भी टर्नओवर मेथड का क्वेश्चन है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। तो जितना आपका टर्नओवर है उसका 25% आप निकाल लो।
25% आपका टर्नओवर का अगर आप कैलकुलेट करो तो वो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो 200 lakhs का 25% कितना हो गया? 50 लाख हो गया, है ना? सीधा सीधा 50 लाख हो गया। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका 50 लाख है। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये 40 लाख वाले क्या है, आपको हटा देने हैं। ठीक है, अब इसमें से बैंक कितना फाइनेंस करेगा और खुद आपको कितना अरेंज करना है? खुद से हमें कितना अरेंज करना होता है? 5%। तो 200 lakhs का 5% कितना हो गया? 10 लाख। लेकिन 8 लाख तो हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि 2 लाख हमें और अरेंज करना है। तो मार्जिन मनी हमें 2 लाख और लेके आनी है। और बैंक कितना फाइनेंस कर सकता है? 20% ऑफ टर्नओवर, दैट इज 40 लाख रुपीस। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगेन आई एम टेलिंग यू, टर्नओवर मेथड के अंदर जितना भी आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, उसका 25% आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसका अगर आप टर्नओवर का 20% कैलकुलेट करो, वो आपका बैंक फाइनेंस करेगा। ठीक है, और उस टर्नओवर का 5% मार्जिन मनी है जो आपको खुद से रखना होता है। तो यहाँ पे 8 लाख तो ऑलरेडी आपके पास है, 2 लाख आपको और लाना पड़ेगा क्योंकि 10% है, जो है 10 लाख का रिक्वायरमेंट था। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया हो। एलिमिनेशन टेक्निक पेपर में जरूर यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कुछ की फिगर्स दे रखे हैं XYZ लिमिटेड के 31 मार्च 2024 के। उनका करंट एसेट्स कितना है? 80 लाख का। उनकी करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक बोरिंग्स 35 लाख है और उनका बैंक बोरिंग्स है 15 लाख। अब यहाँ पे बोला है वर्किंग कैपिटल गैप आपको कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक बोरिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग बैंक बोरिंग्स है, यानी कि बैंक बोरिंग्स ऑलरेडी इसमें से हटा रखी हैं। ठीक है, तो ये 15 लाख से तो आपको कोई लेना देना है ही नहीं है। 80 माइनस आपको 35 लाख करना है। ठीक है, तो 45 लाख आपका करंट जो आपका है वर्किंग कैपिटल गैप है। अगर यहाँ पे दिया होता इंक्लूडिंग बैंक बोरिंग, यहाँ पे अगर लिखा होता इंक्लूडिंग बैंक बोरिंग कि इस करंट लाइबिलिटीज में बैंक बोरिंग इंक्लूडेड है, तब आपको 15 लाख माइनस करना पड़ता अपने करंट लाइबिलिटीज में से, क्योंकि फॉर्मूला यही है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक बोरिंग। यहाँ पे ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, तो ये 15 लाख किसी काम का नहीं है। अगर इंक्लूडिंग बैंक बोरिंग लिखा होता तो 15 लाख आपको माइनस करने पड़ते। ये भी बिल्कुल आसान है। पहले 3 क्वेश्चन तो एकदम आपको आने चाहिए, ये आपने 5 सेकंड में आपने सॉल्व कर दी। ठीक है, कैलकुलेटर आपने जो भी यूज करना है, आपको बेसिक कैलकुलेटर जो होता है ना वो आपको अलाउड है पेपर में लेके जाना। और वहां पे कंप्यूटर में भी वहां पे होता है कैलकुलेटर, लेकिन उससे बेटर अपना हाथ वाला कैलकुलेटर रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ना, टंडन कमेटी ने ना मेथड्स बताए थे। फर्स्ट आपका फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग, सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग, थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग। तो जो थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग है ना, वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है, पहला और दूसरा होता है टंडन कमेटी का जो मेथड है। उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ना पेपर में दिया होगा कि आपका ये डेटा है, आप फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग के हिसाब से मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कैलकुलेट करो, या सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग के बेसिस पे मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस करो। तो आपको मान लो पेपर में ये डाटा दिया हुआ है कि आपके क्रेडिटर्स कितने हैं फॉर परचेजेस 100 लाख के, अदर करंट लाइबिलिटीज 50 लाख की हैं। तो टोटल आपकी जो करंट लाइबिलिटीज हैं बिना बैंक बोरिंग्स के वो 150 लाख की हैं। ठीक है, अगर आप बैंक बोरिंग्स की बात करो तो वो 200 लाख हैं, यानी कि टोटल करंट लाइबिलिटीज बोरिंग्स वगैरह मिला के 350 लाख है। ठीक है, एसेट्स की बात करें तो रॉ मटेरियल 200 लाख का पड़ा है, स्टॉक इन प्रोसेस 20 लाख का, फिनिश गुड्स 90 लाख के, रिसीवेबल्स 50 लाख के, अदर करंट एसेट्स 10 लाख की, और 370 लाख के आपके यहाँ पे करंट एसेट्स हैं। ये आपको डाटा दे रखा है। तो अब आपको अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग के बेसिस पे आपको मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कैलकुलेट करना है, उसका सीधा सीधा आपको करना क्या है पेपर, यहाँ आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉलो करना है। टोटल करंट एसेट्स हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी हैं? 370 लाख की। अगर आप ये देखो ना, यहाँ पे हमें टोटल करंट एसेट्स 370 लाख की दे रखी हैं, वो हमने यहाँ पे लिखी है 370 लाख, लेस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग्स, ये भी हमें दे रखी हैं 150 लाख की। इनको अगर हम माइनस कर लेते हैं ना टोटल करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग्स, उसमें क्या आ जाता है? वर्किंग कैपिटल गैप आ जाता है।
हमने अभी किया ना वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मूला, वही सेम है यहाँ पे कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर लो एक्सक्लूडिंग बैंक बोरिंग, तो वो आपका वर्किंग कैपिटल गैप आ गया 220। ठीक है, 220 लाख है यहाँ पे। अब फर्स्ट लैंडिंग मेथड बोलता है कि इसमें से वर्किंग कैपिटल गैप में से आप वर्किंग कैपिटल गैप का ही 25% माइनस कर दो। ये हमने 220 क्या निकाला वर्किंग कैपिटल गैप, इसी का खुद का 25% कितना हुआ 55, वो माइनस कर लो, जो आया वो आपका आंसर है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो आपको करना क्या होता है, फर्स्ट वाला लैंडिंग वाला अगर क्वेश्चन आ गया फर्स्ट मेथड वाला, तो आपको टोटल करंट एसेट्स में से, ठीक है, माइनस कर देनी है करंट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स। ये आपके पास आ जाता है वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप जितना भी होगा उसका खुद का 25% कैलकुलेट करो। अगर वर्किंग कैपिटल गैप 100 रुपए है तो इसका 25% यानी कि 25 माइनस करो 75 आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस होगा। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गैप 220 है, उसी का खुद का 25% माइनस करो, ये आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आ जाता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग। सेम ही डाटा अगर हमें पेपर में दिया है, इसी के बेसिस पे अगर हमें सेकेंड मेथड के हिसाब से निकालना है तो वो भी बहुत इजी है। यहां तक तो सेम है, वर्किंग कैपिटल गैप की कैलकुलेशन तक तो सेम है। पहले मेथड में हम क्या कर रहे थे, वर्किंग कैपिटल गैप का 25% माइनस कर रहे थे। यहां पे हम टोटल करंट एसेट्स का 25% इसमें से माइनस कर देंगे तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में हमने क्या किया था, हम वर्किंग कैपिटल गैप तक तो बराबर है दोनों मेथड। ठीक है, पहले मेथड में हमने वर्क 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप ही माइनस किया था। यहां दूसरे मेथड में 25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स हम माइनस करते हैं तो हमारा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आसान है, अगर आपको ये दो चीजें आप याद रख लो ना तो बहुत ही आसान हो जाता है, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपको पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, फिर एक ना डेट सर्विस कवरेज रेशो का भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगी, बुक में कौन सा दिया और एक जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, दोनों मैं आपको बता दूंगी। डेट सर्विस कवरेज रेशो बताती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना सामर्थ्य है अपनी डेट को कवर करने का, कि क्या आपके पास इतनी इनकम है कि आप अपनी डेट कवर कर पाओ, चुका पाओ। ठीक है, तो एक आपको अगर पेपर में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक कि सीधा सीधा ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कि कंपनी ने इतना कमाया 12 लाख रुपए, और इंटरेस्ट एक्सपेंस के इंटरेस्ट पे करना होता है ना आपको लोन वगैरह पे, वो 2.5 लाख है। ठीक है, और आपका प्रिंसिपल का रीपेमेंट आपका 5 लाख है, 5 लाख प्रिंसिपल पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट 2.5 लाख है। तो बोलते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालो। तो यहाँ पे जहां पे इस टाइप का आपको फॉर्मूला आपको दे रखी हूँ चीजें कैलकुलेट करने के लिए, तो सिंपल नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस प्रिंसिपल पेमेंट, कि आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी थी 12 लाख, आपका इंटरेस्ट 2.5 लाख था, प्रिंसिपल 5 लाख का था, तो आपकी डेट सर्विस कवरेज रेशो आ गई 1.6। ये बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला है, ये तो मतलब ऐसे ही आप आराम से कर लोगे कि ऊपर सारी इनकम नीचे ये सारे डेट वाले खर्चे डिवाइड कर दो। दूसरा आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्लाइटली डिफिकल्ट, ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट स्लाइटली डिफिकल्ट, फॉर्मूला याद है तो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फाइनेंशियल डिटेल्स फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 12 लाख। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा है या बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन 2.5 लाख, अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस 50,000, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 3 लाख, यानी कि ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और हम प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं 4 लाख। तो हमें डेट सर्विस कवरेज रेशो निकालना है, तो इसका ना फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ये आफ्टर इंटरेस्ट अगर है तो यहाँ पे हम टर्म लोन पे जितना इंटरेस्ट है ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया होता, यानी कि हमने अभी इंटरेस्ट को बीच में लिया ही नहीं है, तब फिर ये नहीं आता। ठीक है, अगर यहाँ पे अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है, आफ्टर इंटरेस्ट यानी कि इस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, माइनस हो चुका है इसलिए उसको वापस लेके आओगे। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया होता ना तो फिर ये नहीं आता, ये याद रखना। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड कर लो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर लो, अदर नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर लो, इंटरेस्ट ऐड कर लो, और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन।
ये अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो आंसर 2.57 आता है। तो ये फॉर्मूला ही आपको याद करना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, अगेन याद रखना, ये आफ्टर इंटरेस्ट है ये वाला नेट प्रॉफिट, इसलिए यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ रहा है। अगर ये बिफोर इंटरेस्ट होता तो ये हमें नहीं ऐड करना पड़ता। तो यहाँ पे 2.57 जो है आपका करंट है, आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो है। इट मींस कंपनी अच्छा परफॉर्म करिए, इजीली अपना डेट जो है कवर कर सकते। नेक्स्ट इज फार्मर रवि हैज द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हिज किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट। लैंड होल्डिंग 2 एकड़ है, 1 एकड़ पैडी का, 1 एकड़ शुगर केन का। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पैडी 1 एकड़ पे 11,000, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन शुगर केन है 1 एकड़ 22,000। तो हर डिस्ट्रिक्ट में ना डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है जो बताती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई अगर आपको फसल उगानी है तो पर एकड़ कितना खर्चा होगा। ठीक है, वो यहाँ पे हर आपको क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। हमेशा आपको पेपर में करना क्या है, 10% ऐड कर लेना है टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, 20% ऐड कर लेना है फार्म मेंटेनेंस के लिए। ये पेपर में नहीं दिया होगा, ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि कल्टीवेशन करता है वो 11,000, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी ने बोला है कि पर एकड़ पैडी का खर्चा है, पर एकड़ शुगर केन पे 22,000 का खर्चा है। उसी किसान ने डेयरी यूनिट खरीदा, 2 खरीदे 1+1 20,000 के, मतलब कि यानी कि टोटल 40,000 के। पंप रिप्लेसमेंट किया 30,000 का तीसरे साल के अंदर। तो बोलते किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट कैलकुलेट करो। किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट ना 5वें साल तक के लिए कैलकुलेट होता है, वो अब हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे कैलकुलेशन होगा। देखो, सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड फॉलो करना ही करना है। आपका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पैडी का कितना है, 11,000 है पर एकड़। हम कितने एकड़ में उगा रहे हैं, एक ही एकड़ में, तो 11,000 इंटू 1 11,000 ही हो जाएगा। अगर 2 एकड़ में उगाते तो इंटू 2 हो जाता। शुगर केन 1 एकड़ में उगा रहा है वो, 22,000 का खर्चा है, इंटू 1 22,000 हो गया। ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आ गया, दोनों को मिला के 33,000। स्टैंडर्ड ये करना है। फिर आपको हमेशा क्या करना है, इसी में 10% ऐड, इसका 10% ऐड कर देना है एज पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस, इसी का 20% आपको ऐड कर देना है एज फार्म मेंटेनेंस। मतलब कुछ भी आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आओ, उसका 10% ऐड करो और उसी का 20% ऐड करो। वो आपका आ जाएगा पहले साल का क्रॉप लोन लिमिट। जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड होता है, एक उसका होता है क्रॉप लोन लिमिट, एक उसका होता है टर्म लोन लिमिट। हमें टोटल किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट बोला है, अगर पेपर में बोला होता सिर्फ क्रॉप लोन लिमिट निकालो, वो भी पहले साल का, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता। ठीक है, तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है उसमें 10% ऐड करते हो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस और 20% ऐड करते हो फार्म मेंटेनेंस का, तो पहले साल का क्रॉप लोन लिमिट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंच गए हम 42,900 पे। ठीक है, ये आरबीआई ने जो सोल्यूशन दिया हुआ है, ये मैं आरबीआई की वेबसाइट पे वही मैं आपको सोल्यूशन दिखा रही हूँ। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या करना है, पहले साल का लिमिट कितना आया 42,900, इसी का 10% इसी में ऐड कर दो। ठीक है, 4290 को 4300 उन्होंने राउंड ऑफ करके कर दिया, तो 47200 सेकेंड ईयर का लिमिट आ गया। हम ये मानते हैं कि हर साल कॉस्ट 10% एस्केलेट हो रही है, तो पिछले साल कितना हो गया था हमारा 47,200, फिर 10% ऐड करो तो 51,900, फिर 10% ऐड करो, फिर 10% ऐड करो। 5वें साल तक आपको ऐसे पहुंच जाना है, 63,000 आपका लिमिट आ गया। ठीक है, तो पहले साल में आपको ये वाली कैलकुलेशन करके फर्स्ट ईयर की लिमिट तक पहुंचना है। सेकेंड ईयर की कैसे मिलेगी, 10%, फिर 10%, फिर 10% ऐड करते जाओ पिछले का, तो आपका फिफ्थ ईयर तक का आपका लोन लिमिट आ गया 63,000। और टर्म लोन लिमिट का क्या करना है, ये तो क्रॉप लोन का लिमिट था। टर्म लोन में हमने क्या किया, हमने एक एक डेयरी यूनिट खरीदे, दो 20,000 के 40,000 हो गया। पंप सेट रिप्लेस कराया 30,000 का, तो पिछले 5 साल में यही हमारा जो होगा टर्म लोन लिमिट हमारा 70,000 का हो गया। 1.33 लाख हमारा किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट है। ठीक है, अब रियलिटी में ऐसा तो होगा नहीं कि हमें एडवांस में पता होगा पहले साल मेरा टर्म लोन का कितना खर्चा, सेकंड ईयर का कितना है। तो जैसे जैसे आप खर्चा करते जाते हो ना, वैसे वैसे आपका टर्म लोन का जो लिमिट है वो एडजस्ट होता जाता है। जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाते हो रियलिटी में, तो एडजस्टमेंट होता रहता है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इस न्यूमेरिकल हमें ऐसे ही इसी स्टैंडर्ड पे ही चलना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एबीसी कंपनी है, रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं। एवरेज होल्डिंग पीरियड स्टॉक का, क्रेडिटर्स का, डेटर्स का दे रखा है, एनुअल टर्नओवर दे रखा है, एनुअल ऑपरेटिंग खर्चा दे रखा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात आ गई ना, तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है यहाँ पे। देखो
अगर मेरी कंपनी है, पहले मैं रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदने में 30 दिन लग गए, उसे कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाने में 15 दिन लग गए, फिनिश गुड्स को बेचने में और 15 दिन लग गए, वो जो बेचा उसका पैसा वसूलने में 30 दिन और लग गए, यानी कि मेरा पैसा लग के वापस आने में 90 दिन लगे। ये मेरा एक ऑपरेटिंग साइकिल है। अगर मेरा एक ऑपरेटिंग साइकिल 90 दिन का है, तो साल में मेरे कितने ऑपरेटिंग साइकिल हो गए? 360 डिवाइडेड बाय 90, अज्यूमिंग के 360 डेज हैं, 5 हटा दो, तो 4 ऑपरेटिंग साइकिल है मेरे साल में। 4 बार ये साइकिल रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब साल का मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 60 लाख है। लेकिन जब भी मुझे बैंक फाइनेंस देगा ना, वो पर ऑपरेटिंग साइकिल देता है, पूरे साल का नहीं मेरे को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस देगा। तो मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपनी पर साइकिल पता होनी चाहिए। तो 60 लाख तो मेरा साल का खर्चा है, पर साइकिल कितना खर्चा होगा? 60 लाख डिवाइडेड बाय 4। 4 क्या है? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल मेरे 4 आए ना साल के। तो साल का ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60 है, तो टोटल 15 लाख मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ये जो टर्नओवर है ना, इससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो डराने के लिए ऐसी कि पता नहीं क्या है उसके लिए दे रखा है। कुछ नहीं करना पेपर में, ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन का है वो निकालो, साल में कितने ऑपरेटिंग साइकिल है वो निकल जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स, आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। सुपर इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बैंक का एक लोन है जिसे लॉस एसेट बोल दिया गया है। अब टोटल आउटस्टैंडिंग लोन कितना है? 1500 लाख का। तो कहते हैं प्रोविजन कितना मेंटेन करना पड़ेगा? देखो, लॉस एसेट या तो राइट ऑफ होती है, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखी है तो 100% प्रोविजन मेंटेन होता है, 100%। तो 1500 लाख की अगर लॉस एसेट है, तो 1500 लाख का ही आपका ऑपरेटिंग का आपका यहाँ पे प्रोविजन मेंटेन होगा, प्रोविजन पूरा 100% मेंटेन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैंक का आउटस्टैंडिंग लोन है 100 लाख यानी कि 1 करोड़ का, 100 लाख का लोन है, जिसमें से 40 लाख तो सिक्योर्ड है और 60 लाख अनसिक्योर्ड है। से कहते हैं सिक्योर्ड पोर्शन 40 लाख का है, यानी कि बाकी का 60 लाख अनसिक्योर्ड लोन हो गया। लोन कहते हैं डाउटफुल कैटेगरी में है 1 साल से, यानी कि लोन D1 कैटेगरी का है। D1 होता है ना डाउटफुल में, D1, D2, D3 बोलते हैं, ये D1 कैटेगरी का लोन है, कितना प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा? तो डाउटफुल का जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो उसमें ऐसा होता है, आपका अगर D1 कैटेगरी का लोन है अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100% प्रोविजन मेंटेन होगा, यानी कि 60 लाख। ओके, जो सिक्योर्ड पोर्शन है उस पे कितना प्रोविजन होगा? अगर लोन D1 कैटेगरी का है तो 25% प्रोविजन, D2 कैटेगरी का है तो 40% प्रोविजन, D3 कैटेगरी का है तो 100% प्रोविजन होगा। ये D1 कैटेगरी का है तो 25% प्रोविजन, तो 40 लाख का 25% कितना हो गया? 10 लाख। यानी कि 10 लाख प्लस 60 लाख, ये 100 लाख के लोन पे 70 लाख का प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको ये प्रोविजंस याद रखने पड़ेंगे। लॉस एसेट में तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, 100% प्रोविजन है। ठीक है, D1, D2, D3 में आपको याद रखना पड़ेगा कि अनसिक्योर्ड पे 100%, सिक्योर्ड पे 25, 40 और 100 का कैलकुलेशन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। PQR लिमिटेड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी लेता है बैंक ए से। उसने बैंक को बोला मुझे LC चाहिए, LC लिमिट बताओ कितनी मिलेगी, मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है। ठीक है, एलसी वहां पे यूज होगा जहां पे सामान क्रेडिट पे परचेज होगा। साल में वो कंपनी 3600 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम करती है, लेकिन उसमें से क्रेडिट पे कितना होता है? 2400 लाख का। तो जो चीज बाकी जिसपे हमने कैश पे कर ही दिया, वहां पे एलसी का तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एलसी का रिक्वायरमेंट है जहां पे क्रेडिट की जरूरत है, कि हम ये इमीडिएटली पेमेंट नहीं करेंगे रॉ मटेरियल का। ठीक है, बायर अगर क्रेडिट पे सामान खरीदे तभी एलसी की जरूरत है। तो 2400 लाख रुपए आपका क्रेडिट पे परचेज है, ये 3600 लाख से कोई लेना देना नहीं है। एलसी को एडवाइस करने में 10 दिन लग जाते हैं, एलसी और उसके बाद शिपमेंट और ट्रांजिट में 20 दिन लग जाते हैं। सेलर और बायर के बीच में 30 दिन का क्रेडिट पीरियड अग्रीड है। तो बैंक कितने टाइम के लिए एलसी देगा? ठीक है, और कितने की एलसी होगी? देखो, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन जो है वो आपका एलसी एक्सपोजर पीरियड है। एलसी एक्सपोजर पीरियड 60 दिन का हो गया। तो क्रेडिट पे कितना है? 2400 लाख रुपया। तो डेली क्रेडिट परचेजेस आपको निकाल लेने रोज की, ये तो साल की है ना 2400 लाख, रोज का कितना हो गया? रोज का 6.667 लाख पर डे हो गया।
ठीक है। अब एलसी एक्सपोजर पीरियड कितना है, 10 दिन एडवाइजिंग में लग गए, 20 दिन शिपमेंट में लग गए, 30 दिन क्रेडिट पीरियड हो गया, तो टोटल 60 दिन का एक्सपोजर है। ठीक है, तो 60 दिन का एक्सपोजर है, पर डे 6.667 लाख का खर्चा है, तो 400 लाख का आपका यानी कि 4 करोड़ का एलसी का लिमिट रिक्वायर्ड होगा। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 4 करोड़ रुपीस। ये सबसे डिफिकल्ट मैं मान सकती हूँ आज के क्वेश्चंस में से है। ये आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉजिक समझ जाओ तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर भी किसी भी सेशन में कोई भी डाउट होता है आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी कुछ न्यूमेरिकल, मैं ये नहीं बोलती कि और न्यूमेरिकल्स है ही नहीं है पीपीबी में, लेकिन रेलिवेंट नहीं है। ये भी अगर आप कर लो ना, ये 10-12 क्वेश्चन, यू आर गुड टू गो। आपको 50 नंबर तो आराम से आपकी थ्योरी से भी आ जाएंगे, लेकिन आपके कुछ न्यूमेरिकल इतने इजी होते हैं कि 2-2 नंबर फ्री में ऐसे आ जाते हैं आपके, 2 प्लस माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं खत्म होते हैं। अब अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट अभी भी आपका ना प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं है जितना आप चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप इस टाइम पे तो कोर्स परचेज करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि समय ही बहुत कम बचा है। तो आपको करना क्या है, एडुटैप की वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेज में, जेआईबी कोर्सेज में जाइए। वहां पे अगर आप देखो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो, फिर तो आप मास्टर कोर्स ले सकते हो, क्योंकि इसमें डिटेल्ड पढ़ाई है, नोट्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, क्रैश कोर्स, सब कुछ है, डिटेल्ड प्रिपरेशन है। लेकिन अभी लिमिटेड टाइम को देखते हुए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है या तो सुपर क्रैश कोर्स, टोटल 24 क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस 2.5-2.5 घंटे की, तो उनको देख के प्लस पीवाईक्यू नोट्स सब कुछ अवेलेबल होगा। अगर आपको लाइव क्लासेस के लिए टाइम नहीं है, तो आप बैंकर कैप्सूल कोर्स की तरफ जा सकते हैं। इसमें हर सब्जेक्ट के 4-4 मॉड्यूल हैं, सबकी मॉड्यूल वाइज रिकॉर्डिंग है, एक मॉड्यूल की एक रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग देखो, आपका मॉड्यूल फिनिश्ड। तो ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, मतलब आप लगा लो 70 घंटे आपको देने हैं इस कोर्स को, रिकॉर्डिंग्स ही देखनी है आपको सिर्फ, और आपका बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा। नोट्स, पीवाईक्यूज भी, टेस्ट, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। किसी एक सब्जेक्ट का अगर आपको कैप्सूल कोर्स चाहिए, वो भी अवेलेबल है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस टाइम पे चूज कर सकते हो। लाइव क्लास लगानी है सुबह शाम, तो सुपर क्रैश कोर्स। रिकॉर्डिंग्स, अगर आपको रिकॉर्डेड देखना है कि एक ही वीडियो देखूं पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए, तो आपके लिए बैंकर कैप्सूल कोर्स जो है वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जैब 80 कोड जो है अभी एप्लीकेबल है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। काफी डिमांड थी न्यूमेरिकल सेशन की, तो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।